तो ऑल आउट के बाद पहली AEW डायनामाइट खत्म हो चुकी है और जिन लोगों ने शो देख लिया है वो सोच रहे होंगे ये आखिर हुआ क्या, बिकॉज काफी चीजें रैंडम थी। लेकिन मेन स्टोरी जिसके बारे में बात करने वाले हैं हम वो है जॉन मॉक्सली की इन्वेजन स्टोरी लाइन, और उसके बारे में और सारे हिंट मिल चुके हैं कि क्या वो फाइनली अब AEW चैंपियनशिप दोबारा कैप्चर करने के लिए जाने वाले हैं जॉन मॉक्सली। लेकिन इससे पहले कि हम रिव्यू में जाएं गाइस, मैं आपको बता दूं कि आज एक कमाल का एपिसोड आने वाला है असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई का, और उसमें हम बात करेंगे रॉ के बारे में, क्योंकि 2 घंटे का शो हो गया है। क्या वो अच्छा है, क्या वो बुरा है, क्या WWE चेंजेस करने वाली है, और नेटफ्लिक्स पे जाने के बाद भी हमें क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, वो हम उस पॉडकास्ट में बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। तो आप उसको चेकआउट करें। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक अपडेट कर दूंगा आपसे 1-1.5 घंटे में। तो अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हैं तो हो सकता है कि ऑलरेडी आपको लिंक मिल जाए इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, तो उसको चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब ये शो स्टार्ट होता है सीधे जॉन मॉक्सली के इस प्री टेप प्रोमो से, जो कि वो कहीं पार्किंग लॉट में कट कर रहे हैं और वो अपने रीजंस एक्सप्लेन कर रहे हैं क्यों आखिर उन्होंने डैनियल ब्रायन को अटैक करा था एट ऑल आउट। और वो बात करते हैं किस तरीके से उस चीज में उनको बिल्कुल भी कोई मजा नहीं आया। लेकिन जब कुछ साल पहले डैनियल ब्रायन AEW में आए थे तो वहां पे जॉन मॉक्सली के साथ मिलकर उन्होंने एक वादा किया था कि इस कंपनी के लिए हम कुछ ऐसा करेंगे जो कि लोग सालों साल तक याद रखेंगे, हम अपना 100% देंगे। और वो हमारे बीच में जो डील है वो कमिटमेंट से साइन हुई थी। लेकिन जो चीजें हैं वो वैसे अब चल नहीं रही हैं AEW के अंदर। वो कहते हैं कि हमने एक ऐसा आइडिया प्लान करा था जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। लेकिन डैनियल ब्रायन को बोला जाता है मिस्टर पेशेंस, मिस्टर एम्पैथी, ये सारे वर्ड डैनियल ब्रायन के साथ जुड़ते हैं। लेकिन बैकस्टेज जो मैं देख रहा हूं मुझे तो सिर्फ ईगो और जेलसी दिख रही है ब्रायन की तरफ से। यहाँ पे वो बात करते हैं किस तरीके से इन दोनों के मेंटर ने डैनियल ब्रायन को वन ऑफ द बेस्ट रेसलर्स इन द वर्ल्ड समझा था, लेकिन उसके बावजूद भी अपने अंदर वो जॉन मॉक्सली को ही देखता था। और ये बंदा कोई विलन या फिर हीरो नहीं है, ये बंदा एक माउंटेन्स का किंग है। और वो गाइस यहाँ पे बात कर रहे थे विलियम रीगल की, ऑब्वियसली उनका नाम नहीं लिया, लेकिन वो उनके जो है उसकी रेफरेंस देके यहाँ पे बात कर रहे थे, बिकॉज दोनों के वो मेंटर रह चुके हैं पहले, ब्रायन के भी और जॉन मॉक्सली के भी। और मॉक्सली यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से जो ब्रायन के तरीके से हम चल रहे थे इतने टाइम से, जैसे वो चाहता था चीजें चले, वो अब तरीका फेल हो चुका है। जो डिप्लोमेसी है वो यहाँ पे है नहीं और वो चलेगी भी नहीं, और अब जो है हमें एक वॉर की जरूरत है। और ये बोल के यहाँ पे जॉन मॉक्सली एक कार के पीछे बैठ जाते हैं अपने पिकअप ट्रक में, और वो यहाँ पे सेगमेंट खत्म हो जाती है। तो मॉक्सली की एक्सप्लेनेशन ये है कि उन्होंने जो कमिटमेंट दी थी ब्रायन के साथ वो उसने पूरी नहीं करी, अपने तरीके से उसने चलने की कोशिश करी और वो तरीका भी अब फेल हो चुका है। तो जॉन मॉक्सली को कुछ ऐसा करना पड़ेगा, एक वॉर करनी पड़ेगी, और तभी वो चीज सही हो सकती है। इसके बारे में और बहुत सारी बात करेंगे आज की इस वीडियो में, बिकॉज आगे भी काफी सारी मेन चीजें हुई। जॉन मॉक्सली 3-4 बार आज हमें शो पे दिखाई दिए। इसके बाद शो एक्चुअली में जो स्टार्ट होता है वो क्रिश्चियन केज करते हैं और वो आके एक्सप्लेन करना चाहते थे अपने कैश इन के बारे में, जो एक कॉन्ट्रैक्ट उनके पास है। और वो बात करते हैं कि किस तरीके से उनके बेटे निक वेन ने बात उनको बताई है कि भाई उनकी जो ऑरा है वो इन्फिनिट हो चुकी है। और वे भी बताते हैं कि किस तरीके से जो लूचासोरस लोग समझ रहे हैं वापस आने वाला था ऑल आउट में, ऐसा कभी होने वाला है नहीं, बिकॉज अभी भी वो किल स्विच है और वो क्रिश्चियन की ही मदद करेगा, जिसपे लूचासोरस काफी एग्री कर रहे थे। यहाँ पे वो बात करते हैं कि किस तरीके से ऑल आउट वो सही जगह या टाइम नहीं था जहां पे अपने उस कॉन्ट्रैक्ट को वो कैश इन करते ब्रायन के ऊपर। लेकिन तब भी जो ब्रायन के डेज एज चैंपियन है वो नंबर्ड है, यानी कि ज्यादा दिन अब बचे नहीं है ब्रायन को टाइटल हारने में। वो कहते हैं कि अगर जो जॉन मॉक्सली ने किया उसके साथ ऑल आउट में तुम्हें लग रहा है वो बुरा है, तो जो मैं करूंगा उसके साथ जब मैं चैंपियन बनूंगा तो तुम उसके बाद ये बोलोगे कि भाई ब्री बेला उसकी वाइफ को ये सोचना चाहिए था कि ब्रायन की जगह काश वो उस जगह पे होती कि उसको सीटी की प्रॉब्लम होती। और वो यहाँ पे ये बोलना चाह रहे थे कि ब्री बेला ये सोचेंगी कि भाई मुझे काश वो सारी कंकशंस हो जाती ताकि ब्रायन को ये ना झेलना पड़ता जो आज क्रिश्चियन केज ने इसके साथ करा है। और क्रिश्चियन कहते हैं कि क्लियरली मैं नेक्स्ट AEW चैंपियन बन जाऊंगा और इसमें मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो काफी स्ट्रांग उन्होंने मैसेज डिलीवर करा, अपने प्लान्स क्लियर कर दिए कि क्या आखिर होने वाला है। और ऐसा लग रहा है कि पूरे AEW रोस्टर के ऊपर ब्रायन के पीछे सारे हाथ धोके पड़े हुए हैं, और उस AEW चैंपियनशिप भाई ब्रायन के पास चली क्या गई, वो सारे भाई जो हैं उसी की तरफ अपनी नजरें बना के खड़े हैं। इसके बाद बात करते हैं तो जैक पेरी अपना टाइटल डिफेंड कर रहे थे लियो रश के अगेंस्ट। और मैं यही बोलूंगा डायनामाइट के बारे में भाई 90% चीजें इसके ऊपर जो थी वो कंप्लीटली रैंडम थी, तो शो इतना कोई खास मुझे लगा नहीं। काफी ज्यादा ऑडियंस भी जो थी एवरेज थी। भाई केंटकी में शो हो रहा था, मुझे नहीं पता आखिर क्या कर रहे हैं भाई ये लोग, क्योंकि इतने अच्छे शो के बाद तुम आते हो यहाँ पे और ऑल आउट के बाद तुम्हें अपने आगे की स्टोरी लाइंस बिल्ड करनी है, लेकिन उसके अलावा तुम मेन स्टोरी लाइन में तो घुस गए, लेकिन बाकी सारी चीजें ऐसे ही थी, रैंडम थी, एवरेज थी। और ये जरूर मैं बोलना चाहूंगा शो के बारे में, MJF और स्वर्स्ट
स्ट्रिकलैंड ने ब्रेक ले लिया है रूमर्स के अकॉर्डिंग कुछ टाइम के लिए, तो वो एक बड़ा लॉस है टेम्परेरीली AEW के लिए। लेकिन यहाँ जैक पेरी ने लियो रश को हराया और वो अपना टाइटल जिस तरीके से लेके आए उसी तरीके से लेके वापस चले गए, अपनी वैन में बैठे और अरीना एग्जिट कर दी। उनको इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं था आज। इसके बाद हैंगमैन एडम पेज, पहली बार ऑब्वियसली उनकी तरफ से मैं बहुत इंटरेस्टेड था सुनने में, लेकिन बैक स्टेज सेगमेंट ही आज उनकी तरफ से हमें देखने को मिली। और वो बात करते हैं किस तरीके से अगर स्वर्व के 1000 घर भी होते ना तो सारे जला देते एडम हैंगमैन पेज। वो बात करते हैं कि मेरे और उसके बीच में कोई नहीं आ सकता और अगर कोई मुझे रोकने की कोशिश करेगा उसको भी मैं उतना ही हर्ट करूंगा। वो बोलते हैं कि कैसे जो हर एक चीज उन्होंने स्वर्व स्ट्रिकलैंड के साथ करी थी ऑल आउट में वो मेन करते हैं और अभी भी भाई जो ऑब्सेशन है हैंगमैन का वो खत्म नहीं हो रहा है स्वर्व स्ट्रिकलैंड के साथ। और दूसरी तरफ यहाँ पे डार्क ऑर्डर को वो कन्फ्रंट करते हैं जो कि उनको रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाते कि एक समय हमारा दोस्त था कैसा इंसान बन चुका है। और उसके बाद जेफ जैरेट को यहाँ पे कन्फ्रंट करते हैं जो उन्हें कहते हैं कि भाई जो भी तू अभी कर रहा है हैंगमैन तुझे पसंद तो बहुत आ रहा है, लेकिन एक पॉइंट के बाद ये सारी चीजें तू रिग्रेट करेगा। जब एक पॉइंट पे तुझे समझ आ जाएगा तूने कितनी बड़ी गलती कर दी, तो जब तू शीशे में देखेगा तुझे पता लगेगा कि तू उसी बंदे को देख रहा है जो इस पूरी सिचुएशन में सबसे बेकार इंसान है। और हैंगमैन को गुस्सा आया और उन्होंने यहाँ पे जेफ जैरेट को अटैक कर दिया। भाई आई डोंट नो जेफ जैरेट को क्यों मजा आता है सबके बिजनेस में घुस के उनको एडवाइस देना। भाई हाँ भाई ठीक है, अच्छी बात है, तुम एक सीनियर हो उस कंपनी में जो कि अकल डालना चाहते हो लोगों के अंदर, लेकिन इतनी आसानी से हैंगमैन को यहाँ पे कोई अकल नहीं आने वाली। वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है, जिंदगी बर्बाद करना चाहता है स्वर्व स्ट्रिकलैंड की, जो कुछ टाइम तक अब हमें देखने को मिलेंगे नहीं। इसके बाद यहाँ पे देखने को मिला प्राइवेट पार्टी अपने मैच के लिए आते हैं, लेकिन फिर से पाक, जॉन मॉक्सली और क्लॉडियो जो है अटैक कर देते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं बुरे तरीके से। और अब पाक की तरफ से हमें एक्सप्लेनेशन सुनने को मिलते हैं कि आखिर जो हुआ वो बिल्कुल होना ही था एक पॉइंट के बाद ऑल आउट में जो हमें देखने को मिला। वो बात करते हैं कि ये कंपनी जो है ब्रोकन है, टूट चुकी है और ये इनएविटेबल थे जो एक्शंस उनकी तरफ से देखने को मिले। वो कहते हैं कि मैं इतने समय से लॉस था लेकिन अब फाइनली मुझे एक पर्पस मिल चुका है और एक कंपनी अब इन लोगों की बन चुकी है। तो फिर से हमें हिंट सुनने को मिला। अब आई थिंक अगला क्लॉडियो का नंबर है एक्सप्लेन करने का कि आखिर उन्होंने भी इस चीज के अंदर क्यों वो मिल चुके हैं। लेकिन मरीना शफीर भी वहां पे थी और भाई ये पूरा ग्रुप जो एक बार फिर से केओस कर रहा था। डार्बी एलिन के साथ मॉक्सली की एक कमाल की सेगमेंट देखने को मिली, उस पर भी हम आते हैं अभी थोड़ी देर में। इसके बाद रिकोशे का मैच होता है सैमी गेवारा के साथ, जो कि एक रैंडम मैच तो जरूर था लेकिन रिकोशे को विक्ट्रीज देनी जरूरी है, इससे पहले वो उनको एक अच्छा कंटेंडर बना सके फॉर विल ऑस्प्रेस इंटरनेशनल चैंपियनशिप। लेकिन यहाँ पे मैच बहुत ही जबरदस्त देखने को मिला, ये एक बड़ी हाईलाइट थी शो का। और सैमी गेवारा भाई आई डोंट नो क्या से क्या हो गए, अब तो ROH के हाफ टैग टीम चैंपियन है वो, लेकिन भाई ऑब्वियसली वो अपना काम कर रहे हैं, जो करते हैं बढ़िया ही कर रहे हैं। लेकिन रिकोशे को यहाँ पे जो है एक और विक्ट्री दी गई, अच्छा मैच था और वर्टिगो फिनिशर एक बार फिर से उन्होंने यूज किया। अदर देन भाई अपनी शूटिंग स्टार वो नहीं लगा रहे, अभी फिलहाल एक नया फिनिशर यूज कर रहे हैं। और बीस्ट मॉर्टोस मैच के बाद अटैक करते हैं यहाँ पे रिकोशे को, लेकिन वापस आके सैमी गेवारा ही रिकोशे को सेव भी कर लेते हैं। इसके बाद इस सेगमेंट कमाल की देखने को मिली बिकॉज डार्बी एलिन को कॉल आउट कर रहे हैं जॉन मॉक्सली 2 हफ्तों से, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि उनका रीजन क्या था उसके पीछे। और डार्बी आके रिंग में बोलते हैं कि भाई मॉक्सली तेरे को मुझसे बात करनी है, मैं रिंग में आ गया हूं, आ जा। तो मॉक्सली आते हैं मरीना शफीर के साथ और यहाँ पे पूछते हैं भाई सीधा डार्बी एलिन कि मॉक्सली तेरे रीजंस क्या हैं। और मॉक्सली कहते हैं कि भाई देख तेरे और मेरे बीच में जो है वो कुछ अभी बदला नहीं है, लेकिन उसी समय रोक देते हैं यहाँ पे डार्बी एलिन मॉक्सली को और बोलते हैं कि देख भाई हमेशा से जब मैंने तेरे को देखा है मॉक्स, तू मेरा हीरो रहा है, हमेशा से मैं तेरे तरीके से बनना चाहता था, तेरे जैसा बनना चाहता था। और जब मैंने इंडीज में वो हाई स्कूल जिम में तेरे साथ मैच लड़ा था जहां पे मैं हारा था, तो मुझे बुरा नहीं लगा था बिकॉज मुझे लगा था कि अगर मैं एक ऐसा सुपरस्टार बनना चाहता हूं जो किसी की नहीं सुनेगा, जो अपने हिसाब से चलेगा, जो भाई बाकी सारे डाउटर्स को पीछे रख के वही करेगा जो उसको करना है, तो मुझे जॉन मॉक्सली दिखाई देता था और मैं तुझे अपना हीरो समझता था। लेकिन वो बोलते हैं कि जो तूने करा है ब्रायन डैनियल्सन के साथ एट ऑल आउट, उसके बाद मैं बात नहीं बोल सकता बिकॉज जो सारी रिस्पेक्ट मेरे पास तेरे लिए थी अब वो खत्म हो चुकी है। तो जॉन मॉक्सली यहाँ पे बोलना चाहते थे डार्बी एलिन को कि इतना पर्सनल तुझे ये सब लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज तू इस समय डार्बी एक ऐसे स्पॉट में है जहां पे तू होना डिजर्व नहीं करता। और वो बात कर रहे हैं उस शॉट की, उस गारंटीड शॉट की जो डार्बी एलिन के पास है फॉर AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप। और यहाँ पे वो बोलते हैं कि देख ग्रैंड स्लैम में तुझे मौका मिलने वाला था फॉर द वर्ल्ड टाइटल, लेकिन तू वर्ल्ड टाइटल के लिए तो लड़ेगा नहीं बिकॉज ब्रायन वहां पे है नहीं, तो चुपचाप ये जो तेरा नंबर 1 कंटेंडर का स्पॉट है वो मुझे दे दे बिकॉज वर्ल्ड चैंपियन तो तू वैसे भी कभी बन नहीं पाएगा बिकॉज मेरे अगेंस्ट अगर तेरा लेवल कंपेयर करा जाए तो तू कहीं स्टैंड भी नहीं करता।
और डार्बी का जवाब यहाँ पे ये था कि भाई मॉक्सली तूने दोबारा पीनी शुरू कर दिया क्या, कि मुझसे क्या पूछ रहा है, मैं क्यों दूंगा तेरे को अपना शॉट फॉर द AEW वर्ल्ड टाइटल। लेकिन जॉन मॉक्सली यहाँ पे कहते हैं देख भाई मैं तेरे से नॉर्मली बात करके शॉट लेने के लिए आया था, अगर तू मुझे शॉट नहीं देना चाहता तो ठीक है, AEW ग्रैंड स्लैम में मैं तेरे को चैलेंज करता हूं, और अगर तू मुझे नहीं हरा पाता, अगर मैं तुझे हरा देता हूं तो ये जो टाइटल शॉट है वो मेरे पास आ जाएगा, और उसके बाद मैं चैलेंज करूंगा फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रायन डैनियलसन को। और वो कहते हैं कि बातों से तो तू समझा नहीं, तो मुझे अब हार्ड वे तेरे को टीच करना पड़ेगा, तेरे को मार के तेरे को सिखाना पड़ेगा। और यहाँ पे डार्बी एलिन कहते हैं कि मॉक्सली अगर तेरा इरादा इस कंपनी को खत्म करना है, इस कंपनी को जला के राख करना है, तो मैं भी तेरे को उस आग में अपने साथ खींच के ही मानूंगा। तो यहाँ पे कमाल का प्रोमो सुनने को मिला, और क्लियरली जॉन मॉक्सली की अब आईज सेट है ऑन द AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप, बिकॉज वो इस बात से खुश नहीं है कि जो ब्रायन डैनियलसन का विजन था वो एकदम चेंज हो गया जब वो AEW चैंपियनशिप तक पहुंचे, और जो कमिटमेंट थी उनकी मॉक्सली के साथ वो पूरी नहीं करना चाहते ब्रायन डैनियलसन, वो अपने तरीके से ही चलना चाहते हैं। तो स्टोरी की एक्सप्लेनेशन जो आज हमें सुनने को मिली है डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग थी, और अब मॉक्सली का मैच होने वाला डार्बी के साथ आज से 2 हफ्तों में, और वो डायनामाइट पे हमें देखने को मिलेगा एट AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम। इसके बाद मराया मे का मैच हुआ क्वीन अमीनाटा के साथ। आई डोंट नो ये कौन है भाई, टू बी ऑनेस्ट इसमें कोई भी इंटरेस्ट मेरा नहीं था। मुझे पहले लगा ये नाओमी क्या कर रही है AEW में, और भाई ठीक है थोड़ी डिसरिस्पेक्ट बात जरूर हो गई, लेकिन इस मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं था मेरा। मराया मे जीत गई, और मैच के बाद वो कहते हैं कि मैंने अपनी सेलिब्रेशन इसलिए अभी तक नहीं करी है बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मीना शिराकावा वापस आए और मेरे साथ सेलिब्रेट करें, मेरी दोस्ती जो है वो वापस उनके साथ बननी चाहिए। ये मराया मे की तरफ से सुनने को मिला। क्रिस जेरिको आते हैं और उनकी टीम का जिस टीम के साथ मैच हुआ उससे मेरा कोई लेना देना नहीं था, इतना छोटा मैच था, उससे भी कोई मजा नहीं आया। तो यहाँ पे जेरिको की टीम जीत गई, लेकिन आज वो ऑरेंज जूस वाला कोट पहन के आए हुए थे, जो काफी टाइम पहले 4 साल से भी ज्यादा पुरानी बात हो गई है, जिसपे ऑरेंज कैसिडी ने ऑरेंज जूस फेंक दिया था, और उसके पैसे वो मांग रहे हैं वापस। स्टोरी चल रही है आजकल। तो जेरिको आज अपनी बेंटले में आए थे, इस डायनामाइट शो में अराइव हुए थे, और ऑरेंज कैसिडी अपीयर होते हैं, और उससे पहले जेरिको यहाँ पे ऑरेंज कैसिडी का बैग चुरा के ले आए, और वो कहते हैं अगर तू मेरे पैसे नहीं देगा मैं तब तक तेरी चीजें तेरे से छीनता रहूंगा। और उस बैग में से वो एक ये बेस्ट फ्रेंड्स की फोटो निकालते हैं, और कहते हैं कि कैसे ऑरेंज कैसिडी आज भी फ्रेंडशिप से ऑब्सेस्ड है, और रेसलिंग में फ्रेंडशिप्स जैसी कोई चीज नहीं होती। तो ऑरेंज कैसिडी आते हैं स्क्रीन पे, और अपने फ्रेंड्स के साथ ही आते हैं। हमें मार्क ब्रिस्को थे, और वो यहाँ पे क्रेन में सिर्फ सिक्के लेके आते हैं, और ये $7,000 सीधा जेरिको की गाड़ी में फेंक देते हैं। भाई सिक्कों में पैसे वापस करें ऑरेंज कैसिडी ने, और उसके बाद वो नोट रखते हैं, और जो चेंज बचता है उसको लेके चले जाते हैं। तो जेरिको को अपने पैसे तो मिल गए, लेकिन रोना भी निकाल दिया, बिकॉज उनकी गाड़ी के अंदर सिक्के इतने हो गए। अब पहले बेंटली चलाएगा या बंदा सिक्के निकालेगा, भाई ये तो डोली वाली कार बन गई क्रिस जेरिको की। इसके बाद गाइस हमें बहुत ही ऑकवर्ड रैंडम चीज आज देखने को मिली शो के ऊपर, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि AEW का लॉजिक क्या है यहाँ पे, बिकॉज नाइजेल मैकगिनिस आते हैं रिंग में, और वो बात करते हैं कैसे अब मॉक्सली और डार्बी का मैच होने वाला है, यानी कि AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप डिफेंड नहीं होगी ग्रैंड स्लैम में। तो वो ये कहते हैं कि एक ऐसा बंदा है जो मुझसे बहुत डरता है, और उससे मैं भी मैच लड़ना चाहता हूं, और जबकि शायद कोई और ये मैच ना देख पाए, उसको ना विजन कर पाए, लेकिन टोनी खान इस मैच को जरूर विजन करता है। यहाँ पे वो बात करते हैं कि किस तरीके से इस टाइम पे डैनियल ब्रायन की ऐसी हालत हो गई है कि वो भी उसी तरीके से ब्रीथ करने की कोशिश कर रहा है जैसे तब जस्टिन रॉबर्ट्स कर रहे थे, जब उन्हीं की टाई से उनको चोक कर दिया गया था। और ये वो WWE का इंसिडेंट है जिसकी वजह से ब्रायन को फायर कर दिया गया था। लेकिन नाइजेल मैकगिनिस यहाँ पे एक बॉम्बशेल ड्रॉप करते हैं कि वो एक बार फिर से रिटायरमेंट से वापस आके एक प्रॉपर मैच लड़ेंगे, और ग्रैंड स्लैम में अगर ब्रायन कंपीट कर पाते हैं तो ही विल चैलेंज ब्रायन डैनियलसन इन अ 1-on-1 मैच। ये टाइटल मैच नहीं होगा, लेकिन टोनी खान ने इसको ऑफिशियल कर दिया है। तो आई डोंट नो कि ब्रायन आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन अगर एडवर्टाइज कर रहे हैं तो भाई आना ही पड़ेगा ब्रायन को। और ये समझ मुझे इसलिए नहीं आया बिकॉज पूरी स्टोरी ही ये थी कि जब तक मॉक्सली AEW चैंपियनशिप तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक ब्रायन कंपीट नहीं कर पाएगा। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट क्यों कर रहे हैं अपने आप को, ये नाइजेल मैकगिनिस वाला मैच आउट ऑफ नोवेयर करके। आप लोग अपने थॉट्स इसके बारे में मुझे जरूर बताएं। मुझे तो बहुत ही अजीब लगा, रैंडम सा लगा बिल्कुल आज इस शो के ऊपर, और उतना ही रैंडम मुझे लगा ये गॉन्टलेट मैच। और मैंने पहले भी बोला था ये रॉयल रंबल टाइप गॉन्टलेट मैच का जो रूल है ना, पहली बात तो मुझे पसंद नहीं आता। 9 टैग टीम यहाँ पे आई, और इस मैच के लिए आखिर क्यों इन्होंने ओकाडा वर्सेस काइल फ्लेचर, जिस मैच के लिए मैं इंतजार कर रहा था, वो कैंसिल हो गया शो के ऊपर, बिकॉज यहाँ पे विल ऑस्प्रे और काइल फ्लेचर टैग टीम के रूप में कंपीट कर रहे थे गॉन्टलेट मैच में। और ये इसलिए सेटअप करा गया बिकॉज डॉन कैलिस ने एक फेवर मांगी थी पहले, जब डॉन कैलिस फैमिली छोड़ी थी विल ऑस्प्रे ने, तो विल ऑस्प्रे की अब फेवर यही है कि उनको टीम अप करना पड़ेगा काइल फ्लेचर के साथ ताकि वो टैग टीम टाइटल्स जीत सकें। और बिल्कुल इस गॉन्टलेट मैच में वही होना था, क्योंकि पूरी स्टोरी ही वही है।
तो ओकाडा वाले मैच के लिए मैं इंतजार कर रहा था, वो हुआ नहीं, आई डोंट नो व्हाई, वो कैंसिल कर दिया गया इस चीज की वजह से। और ऑस्प्रे और फ्लेचर जीत चुके हैं इस मैच को। यहाँ पे 9 टैग टीम्स आई थिंक टोटल, जिसमें से ऑब्वियसली FTR, अक्लेम्ड और ग्रिजल यंग वेटरन्स देखने को मिले, आउट रनर्स टीम देखने को मिली जो कि इंडी सीन पे बहुत पॉपुलर मानी जाती है। मैं ज्यादा रिलेट नहीं कर पाया ऑनेस्टली उनसे, लेकिन यहाँ पे ऑस्प्रे और फ्लेचर जीत चुके हैं और यंग बक्स के नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं वो फॉर द AEW टैग टीम टाइटल्स। और ये शायद सेटअप कराया जाएगा फाइनली उस हील टर्न पे जहां काइल फ्लेचर ऑस्प्रे पे भी टर्न कर सकते हैं। तो ये था गाइस आज का AEW डायनामाइट का शो। जॉन मॉक्सली वाली चीज डेफिनेटली हाईलाइट कर रही है पूरी चीज में, लेकिन बाकी चीजें क्या था ये रैंडम, आई डोंट नो, मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा आज का डायनामाइट का शो। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं नीचे कमेंट्स में, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।